हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है एग्ज़ाम प्रिपरेशन। दोस्तों आज का क्लास हमारा फर्स्ट ईयर से रहेगा। कोर्स 2 पर बात करेंगे। DED फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर क्लास चल ही रही है ना। और हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर बात हो रही है। अब तक हम एक क्लास कर चुके हैं फर्स्ट ईयर का, ठीक है। तो आज कोर्स 2 पर बात करेंगे। कोर्स 2 पे कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बन के आते हैं, इस पर बात करने वाले हैं। आज भी हम बात करेंगे प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 30 तक, यानी ये पूरे 23 प्रश्नों पर आज भी बात करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, थोड़ा डिस्कस कर लें ये कि कुछ कमेंट ऐसे आते हैं ना कि ऐसा लगता है अब क्या करें। क्या करने का मतलब है कि ऐसा फीडबैक क्यों। कुछ लोग तो बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं और कभी ऐसा लगता है कि कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, समझ नहीं आता है। कमेंट आया था, मैम पढ़ाते बहुत अच्छा हो, तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन आप जो मुंह बनाते हो पढ़ाते हो ऐसे मुंह मत बनाया करो। मैम आप मुंह सही नहीं बनाते हो। आप मेरा फ़ोटो ले जाके थोड़ी ना पास होना है आपने। मेरा फ़ोटो नहीं लगेगा एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में जो आएगा वो बोर्ड पर है, तो आप केवल बोर्ड पर ध्यान दें, ठीक है ना। इस तरीके के कमेंट ना करें कि समझ नहीं आए कि अच्छा बोला या बुरा बोला। मेरे लिए कुछ अच्छा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्लास अच्छी लग रही है अटेंड कीजिए, क्लास समझ आ रही है अटेंड कीजिए, क्लास आपके लिए यूजफुल है अटेंड कीजिए। अगर क्लास आपके लिए अनयूज्ड है, ठीक है ना, समझ नहीं आ रहा है, ठीक नहीं है आपके लिए, तो कोई बात नहीं, आप अटेंड नहीं कीजिए, लेकिन ऐसे कमेंट ना करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं, जाने दीजिए जिसने भी कहा, कोई बात नहीं। पहले बहुत अच्छे से 2 लाइनें लिखी, वो कहते हैं ना पहला फर्स्ट लाइन में राहत थी और लास्ट लाइन में आफत थी, वो वाली बात हो गई। कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करें। जिसको अच्छी लग रही है ठीक है, नहीं लग रही है ठीक है, कोई बात नहीं है, ज़बरदस्ती किसी से नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, अन्य बच्चों की अपेक्षा कार्य में पिछड़ जाना एवं विकास के हर क्षेत्र में देरी होना क्या कहलाता है। यानी कि अन्य बच्चों की अपेक्षा, अपनी उम्र के अन्य बच्चों की अपेक्षा पिछड़ जाना, कार्य में पिछड़ जाना और विकास के हर क्षेत्र में देरी होना, जैसे शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, ठीक है ना। इन सभी विकास में पिछड़ जाना क्या कहलाता है। विकासात्मक देरी, ठीक है। विकासात्मक देरी, प्रश्न आपको इस तरीके से आएगा, विकासात्मक देरी को परिभाषित कीजिए या विकास में देरी को परिभाषित कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए, एक लाइन में याद करेंगे, अन्य बच्चों की अपेक्षा कार्य में पिछड़ जाना एवं विकास के हर क्षेत्र में देरी होना क्या कहलाता है, विकासात्मक देरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, सीखना सार्वभौमिक है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं सीखने से संबंधित। सीखना सार्वभौमिक है, जीवन पर्यंत में चलने वाली प्रक्रिया है, सीखना अनुकूलन है, सीखना परिवर्तन है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है, सीखना विवेकपूर्ण है, सीखना खोज है, सीखना व्यक्तिगत भी है, सीखना सामाजिक भी है, यानी कि सामाजिक रूप से भी सीखते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी सीखते हैं, आदि सभी। तो सीखना, ये सभी क्या चीज़ें हैं, ये सीखने की विशेषताएं हैं दोस्तों। क्या है, सीखने की विशेषताएं। क्योंकि 2 नंबर में ये आ जाएगा, सीखने की 4 विशेषताएं लिखिए, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो आपको पता होना चाहिए चारों में से कोई 4, इतनी सारी विशेषताएं हैं, कोई भी याद कर लीजिए। सीखना सार्वभौमिक है, सीखना जीवन पथ में चलने वाली प्रक्रिया है, सीखना व्यक्तिगत सामाजिक रूप से दोनों सीख सकते हैं, सीखना उद्देश्यपूर्ण है, सीखना खोज है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। तो क्या है, ये सभी सीखने की विशेषताएं। 5 नंबर में भी अगर आ जाएगा, अगर कहा जाएगा कि सीखने की विशेषताएं लिखिए, अगर आपको विशेषताएं पता है ना, तो 5 नंबर का भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे, अच्छे से करके आएंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ये आपके DED एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ अगर साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा है कि आपका DED में भी है आपके लिए यूजफुल, CTET का जब आप करेंगे तब भी आपके लिए यूज़फुल रहेगा, DSSB का अगर आप करेंगे, दिल्ली में अगर अप्लाई करते हैं तो भी आपके लिए यूज़फुल रहेगा, अगर टीचर का भी कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं उसके लिए भी ये सारे क्वेश्चन उसमें आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
शारीरिक सीखने भाषा व्यवहार क्षेत्रों में हानि के कारण स्थितियों का एक समूह जो प्रतिदिन के कामकाज को प्रभावित करता है क्या कहलाता है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे। शारीरिक रूप से सीखने या भाषा व्यवहार क्षेत्रों में, उन्होंने कहा है शारीरिक, यानी कि शारीरिक रूप से सीखने में या शारीरिक रूप से हम कह सकते हैं इसमें क्या हानि के कारण, शरीर की हानि के कारण, सीखने से संबंधित कोई समस्या है उसके कारण, भाषा एवं व्यवहार के क्षेत्रों में किसी प्रकार की हानि के कारण एक स्थितियों का एक समूह है जो प्रतिदिन के कामकाज को प्रभावित करता है क्या कहलाता है। विकासात्मक अक्षमता। विकासात्मक अक्षमता। आपको प्रश्न आएगा विकासात्मक अक्षमता को परिभाषित कीजिए। सीधा बोलेंगे शारीरिक सीखने भाषा व्यवहार क्षेत्रों में हानि होने के कारण स्थितियों का एक समूह है जो प्रतिदिन के कामकाज को प्रभावित करता है, वह क्या कहलाता है। विकासात्मक अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 4 है बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के हार्वर्ड गार्डनर हैं। हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नवीन ज्ञान और ज्ञान नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसमें क्या है, नया ज्ञान या नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना है। प्राप्त करने से मतलब है उनको सीखना। ठीक है, प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सीखना, यानी कि अधिगम कहलाती है। प्रश्न आपको पूछेगा सीखने को या अधिगम को परिभाषित कीजिए, तो सीधा लिखेंगे नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखना कहलाती है या अधिगम कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विकासात्मक अवधि कितनी होती है। विकासात्मक अवधि हमारी होती है 18 वर्ष तक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है ASD यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी आदि सभी विकास की विकलांगताओं के उदाहरण है। यानी कि इन सभी विकलांगताओं का एक समूह है। ये विकलांगताओं का, इतनी सारी विकलांगताएं किससे संबंधित है या इन सभी को हम क्या कह सकते हैं। उन्होंने कहा आदि सभी किस विकलांगता के उदाहरण हैं। कौन से इन सभी का एक नाम दे सकते हैं, कौन सी विकलांगता के उदाहरण है। तो विकासात्मक विकलांगताएं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, गामक अधिगम, मौखिक अधिगम, संकल्पना अधिगम, विवेकपूर्ण अधिगम, सिद्धांतों का अधिगम, अभिवृत्ति अधिगम, ये सभी क्या हैं। यहाँ पर हमने करा था क्या, सार्वभौमिक या जीवन प्रयत्न, ये विशेषताएं थी। ये क्या है, सीखने के प्रकार हैं। गामक रूप से सीखता है व्यक्ति, मौखिक रूप से सीखता है, संकल्पना के रूप से सीखता है, कॉन्सेप्ट के रूप से, विवेकपूर्ण अधिगम बुद्धि से सीखता है, सिद्धांतों पर आधारित सीखता है, अभिवृत्ति अधिगम सीखता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, सीखने के प्रकार। सीखने के प्रकार हैं। प्रश्न आपको पूछ सकता है सीखने के 2 प्रकार या 4 प्रकार लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए। 5 नंबर में यदि आ जाएगा सीखने के प्रकार, 2 नंबर के लिए आपने क्वेश्चन प्रिपेयर किया होगा। अगर आपको पता है सीखने के कितने प्रकार हैं तब आप अच्छे से उसको डिटेल कर पाएंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, शिक्षार्थी के प्रकार। शिक्षार्थी के कौन कौन से प्रकार हैं। एक सो है दृश्य शिक्षार्थी, श्रवण होता है, श्रवण होता है, श्रवण शिक्षार्थी। तीसरा स्पर्शनीय, स्पर्श गलत लिखें तो ठीक कर लेना, स्पर्शनीय। ठीक है, स्पर्शनीय। फिर आएगा किनेस्थेटिक। ठीक है, विजुअल लर्नर। ठीक है, ऑडियो लर्नर, टैक्टाइल लर्नर और किनेस्थेटिक। ठीक है,
4 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ऑटिज्म के क्षेत्र कौन कौन से हैं? ऑटिज्म के किन क्षेत्रों में हम काम करने की आवश्यकता होती है? ऑटिज्म के कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक तो आपका सामाजिक है, सामाजिक संप्रेषण, ठीक है, और है काल्पनिक, ठीक, सोशल कम्युनिकेशन और काल्पनिक यानी कि इमेजिन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, बौद्धिक अक्षमता के कारणों को कितने भागों में बांटा गया है? तो बौद्धिक अक्षमता के कितने भागों में बांटा गया है? वो 2 नंबर में इतना ही पूछेगा कि बौद्धिक अक्षमता के कारणों को कितने भागों में बांटा गया है। 3 भागों में, जन्म से पूर्व, ठीक, जन्म के समय, जन्म के बाद। जन्म के समय, जन्म के बाद, प्रीनेटल, नेटल, पोस्टनेटल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, हाइड्रोसेफेली, माइक्रोसेफेलिस, एनेन्सेफेली की विकार के उदाहरण है। किस विकार के उदाहरण है? उन्होंने कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स पे यहाँ पर नाम लिया है जिसमें हाइड्रोसेफेलिस है, माइक्रोसेफेलिस है, एनेन्सेफेलिस है। ये सभी क्या है? डिसऑर्डर हैं, लेकिन कौन से विकार से संबंधित हैं, किस विकार के उदाहरण हैं, ठीक है ना, जिसके ये टाइप हैं। कौन सा है? केंद्रीय तंत्रिका संरचना विकार, केंद्रीय तंत्रिका संरचना विकार। इसमें क्या है कि बच्चे के शारीरिक रूप से कुछ ना कुछ उसके क्या है, स्ट्रक्चर हमें दूर से नजर आएंगे। जैसे हाइड्रोसेफेलिस में क्या है? सिर बड़ा होता है। इसमें क्या है? हाइड्रोसेफेलिस में इनके शरीर में, इनके सिर में, हाइड्रोसेफेलिस में क्या होता है, कोई एक स्पाइनल फ्लूइड होता है, उसमें क्या है, पानी भरा रहता है, ठीक है ना, एक तरीके से गंदा द्रव्य होता है उसमें। उसके कारण क्या, आकार सिर का बहुत बड़ा हो जाता है हाइड्रोसेफेलिस में। माइक्रोसेफेलिस में क्या होता है, बच्चे के सिर का आकार और मुंह का आकार ना बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसे केंद्रीय तंत्रिका संरचना विकार बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिसलेक्सिया किस विकार से संबंधित है? तो डिसलेक्सिया क्या है? एक एलडी का प्रकार है जो पठन विकार से संबंधित है, पठन विकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, डिसग्राफिया किस विकार से संबंधित है? लेखन विकार से, लेखन विकार, ठीक है। डिसकैल्कुलिया किस विकार से संबंधित है? गणित से या गणना से, गणित विकार, ठीक। इन बच्चों में, जिन बच्चों मतलब डिसलेक्सिया वाले जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ने में समस्या आती है, पढ़ नहीं पाते, लेटर उड़े उड़े नज़र आते हैं, ठीक है ना। डिसग्राफिया वाले जो हैं वो अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। डिसकैल्कुलिया हैं, ये अच्छे से गणित का हिसाब किताब नहीं समझ पाते, ना कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय साहित्य में ऑटिज्म शब्द का उल्लेख कब हुआ था? तो भारतीय साहित्य में ऑटिज्म शब्द का उल्लेख 1959 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑटिज्म बच्चे सबसे ज़्यादा कैसे सीखते हैं? तो ऑटिज्म बच्चे सबसे ज़्यादा देख कर सीखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोटी उंगलियां, ये कुछ यहाँ पर लक्षण दिए हुए हैं, चंद्र आकार आंखें, छोटी नाक व खुला मुंह। बच्चे की मोटी उंगलियां हैं, चंद्र आकार आंखें हैं, छोटी और दबी नाक होती है और मुंह हमेशा खुला रहता है उनका। किसके लक्षण हैं? डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। ये एक प्रकार है बौद्धिक अक्षमता का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है, बौद्धिक अक्षमता के रोकथाम को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम,
द्वितीय, तृतीय। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 है, हेलर सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है? तो चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्सपर्जर सिंड्रोम, ऑटिज्म डिसऑर्डर, रेट सिंड्रोम, हेलर सिंड्रोम, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ये सभी क्या हैं? यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम, कुछ कंडीशंस दिए उन्होंने। एक्सपर्जर सिंड्रोम हो गया, ऑटिज्म डिसऑर्डर हो गया, रेट सिंड्रोम हो गया, हेलर सिंड्रोम हो गया, ठीक है ना, PDD हो गया। सभी क्या हैं? हेलर सिंड्रोम का ही दूसरा नाम चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर है। तो ये सभी क्या हैं? ऑटिज्म के प्रकार हैं दोस्तों, ऑटिज्म के प्रकार हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 है, डाउन सिंड्रोम, फ्राइजल एक्स सिंड्रोम, पार्ट सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्वीन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्राई डू चैट सिंड्रोम आदि सभी क्या हैं? यहाँ पर बहुत सारे सिंड्रोम बताए गए हैं। तो ये कंडीशन किससे रिलेटेड हैं? किससे रिलेटेड हैं? गुणसूत्रीय असामान्यता से, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। गुणसूत्रीय विकार हैं ये सभी, ठीक है ना, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, जिसमें क्या है? डाउन सिंड्रोम है, फ्राइजल एक्स सिंड्रोम है, पार्ट सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, रेट सिंड्रोम है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्राई-डू-चैट सिंड्रोम है। ये सभी क्या है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। यहाँ पर क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो आपको अगर पता होगा तभी तो लिख पाएंगे। या गुणसूत्रीय विकार के 2 उदाहरण, गुणसूत्रीय विकार से संबंधित 2 विकारों के नाम लिखिए। तो आपको इतने सारे लिखा दिए हैं, आप याद कर लीजिए, कुछ भी आ सकता है। अच्छा, अगर ऑप्शन अगर इस तरीके से आता है क्वेश्चन, ये ऑप्शन यहाँ दिए हुए, यहाँ पर लिखा हुआ गुणसूत्रीय विकार है, तो आपको जब पता होगा तभी तो आप उसको कर लेंगे। इसलिए बहुत सारे मैंने यहाँ पर आपको करा रखे हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन से हैं, ठीक है। तो कोर्स 2 के जो आपके 2 नंबर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आज करा दिए हैं। फिर इसके बाद तो इसका मॉडल पेपर ही कराएंगे। एक बार ये सारे फिनिश कर लेते हैं 1st से लेकर 6th तक, उसके बाद मॉडल पेपर करा देने हैं। तो 23 प्रश्नों पर पूरे बात हो गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है या कुछ गलत भी लग रहा है, तो वे कब होकर आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ऐसे कमेंट नहीं कि आप मेरे फेस को लेके कमेंट करें, फेस से आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ना ही आप मेरा फ़ोटो लगा रहे हैं वहाँ, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको लिखना पड़ेगा, जो यहाँ लिखा जा रहा है उसको लिखकर आप पास हो सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट ईयर भी है, जो पास आउट भी मेरे स्टूडेंट्स थे, जो फ्रेंड्स थे, उनके इतने अच्छे आप भरोसा नहीं करेंगे, 94, 97 इतने अच्छे उनके मार्क्स आए हैं। बहुत अच्छा लगता है सुन करके, लेकिन ये कि आप मेरे फेस के लिए बोल रहे हैं थोड़ा ठीक नहीं है। बाकी मटर गश्ती कोई बात नहीं है, आप व्हाट्सएप पे कीजिए, यूट्यूब चैनल पर नहीं, ठीक है ना। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।